हेल हेलो मेरे नौजवानों, देश के कर्णधारों। लो फिर से आ गया हूँ मैं तुम्हारे सामने। क्या करने आया हूँ? पढ़ाने आया हूँ। हाँ भाई, बोर मत होना, ठीक है ना? बोर नहीं होइएगा। थोड़ा बहुत हंसा दूंगा, थोड़ा बहुत ऐसे बोरियत भरी बातों में पढ़ा दूंगा। चलिए, तो बात यूं करते हैं कि ये कविता लिखी इन्होंने। अब ये प्रश्न कर रहे हैं बार बार। अब जब ये प्रश्न पूछेंगे या कोई बात कहेंगे तो कोई ना कोई अलंकार भी होगा ना यार, तो वो अलंकार की बात करेंगे, थोड़ी व्याख्या की बात करेंगे, दो बातें कर लेंगे। बोर मत होना भाई, बोर मत होना, बोर मत होना। मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपको अच्छे से ही बताऊँगा। तो वहाँ तो मेरे भाई पढ़े लिखे समझदार कर्णधार, देश के भविष्य। तो ऐसा है कि कैसा कैसा है भाई, कैसा है? तो भाभी जी कहते ना ठीक पकड़े हैं, है ना? तो कैसन बा अम्मा जी? तो कहती अम्मा जी बहुरिया ठीक बा। ऐसे ही बातें करूँगा मैं। चलिए, यहाँ बात यूँ करते हैं कि इन्होंने जो कविता लिखी वो कौन है भाई, देख लेते हैं पहले कौन ने लिखी। ये हैं भाई, कविता के बहाने इन्होंने लिखी है, और ये हैं कुंवर नारायण जी। तो जब हम उसका संदर्भ पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने, संकलित कविता कविता के बहाने से अवतरित है। ये जो पद्यांश है आरोह भाग 2 है, प्रस्तुत है। अरे प्रस्तुत है सामने इसलिए प्रस्तुत है, तो प्रस्तुत नहीं होगा तो क्या करेंगे? प्रस्तुति तो कहेंगे इसको। और साथ रचिता, अरे रचिता मतलब बनाने वाला, लिखने वाला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। रचने वाला जो वही बनाने वाला, वही लिखने वाला होता है। उन्होंने सब बड़ी भाषा में लिख दिया, सब क्या इम्प्रेशन जमाया, रचयिता रचयिता कर दिया। अरे भाई बात वही हुई ना, रचिता कह दो, लिखने वाला कह दो, लेखक कह दो, लेकिन नहीं, यहाँ लेखक नहीं कहते हैं, कवि कहते हैं। अब वो जो कविता है उसको देख लेते हैं। ये हमने संदर्भ पढ़ा, यह लिखा कविता, एक खिलना है फूलों के बहाने। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता खिलना है भला भूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। मैं भूल कर रहा था देखो, तो मुझसे गलती हुई, गलती नहीं जानबूझ के की है। आप लोग थोड़ा सा इधर अट्रैक्ट हो जाए, इधर ध्यान देने लगे, इसलिए कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ये क्या जाने पूछ लिया, प्रश्न हो गया, प्रश्न अलंकार। बाहर भीतर, इस घर उस घर। अब यह फूल भी क्या भटकता रहता है क्या? अरे भाई कविराज कुंवर साहब, आप ही भटके होंगे, ये कब भटकेगा? कविता नहीं भटकी, न फूल की तरह खिलती, लेकिन आपने बना दिया, मनुष्य बना दिया कविता को। मैंने सजीव बना दिया। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, और फिर क्या जाने कर दिया। अरे क्या जाने तो प्रश्न अलंकार रख दिया ना आपने यहाँ। चलिए ठीक है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कविता तो कभी मुरझाती नहीं, फूल तो मुरझा जाता है। महक के माने क्या जाने, महकना सुगंध बिखरना। पूर्ववत हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कविता के बहाने से लिया गया है, अवतरित है, उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता और फूल की मनोरम तुलना की है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा चलो, बार बार बोल रहा हूँ यार, क्या बात है, क्या बात है, बोर हो जाओ। चल छोड़ते हैं, क्या बात नहीं कहता हूँ, कुछ और तकिया कलाम बोलूँगा। जो सामने है वो प्रस्तुत है, प्रस्तुत है तो कह दिया कि पंक्तियाँ। अरे प्रस्तुत है तो बोल दिया, प्रस्तुत पंक्तियों में किसने? किसी हलवाई ने थोड़ी हलवाई ने नहीं, कवि ने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, हलवाई ने नहीं। कविता और फूल की मनोरम और सुंदर, मनोरम मीन्स मन को करने वाली, मन का रमण करने वाली तुलना की है। चलिए ठीक है, दोनों की तुलना हो गई, मतलब दोनों को कहा कि ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये तुलना है। दोनों को अच्छा बुरा नहीं बताया, दोनों की तुलना की। कवि कहता है, कौन कवि कहता है? कुंवर नारायण कहता है। क्या कहता है? अपार शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है। तो कवि कविता की अपार शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता में फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है। कविता में फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है। अरे हो सकता है तभी तो किया आपने, क्यों फालतू में भटका रहे हैं? तो किया, हमने मान लिया। चलो, उनकी सुंदरता, कोमलता, सुगंध के बिखराव की चर्चा कविता में सरलता से की जा सकती है। अरे भाई, उनकी सुंदरता की चर्चा क्यों नहीं होगी? कविता में हो सकती है। उनकी कोमलता, बहुत नाजुक होते हैं, वह सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनकी कोमलता की बात होगी, वो की है।
बड़ी सरलता से की है। सुगंध के बिखराव की भी बात की है, सुगंध के बिखराव की भी चर्चा की है। बात मत बोलिए, चलो भाई चर्चा बोल देते हैं, बात बात में आप भूल जाएंगे। तो चर्चा कविता में सरलता से की जा सकती है, हाँ भाई की जा सकती है। परंतु कविता के खिलने का अर्थ भला फूल कैसे समझ सकता है? हाँ ये बात तो है, वही बिल्कुल है। कविता के खिलने, अरे फूल खिल के मुरझाएगा, लेकिन कविता खिल गई तो कभी नहीं मुरझाएगी, ये तो पक्की बात है। तो कविता के खिलने का अर्थ भला फूल कैसे समझ सकता है? हाँ भाई नहीं समझ सकता। उसे तो खिलना है और अपनी सुगंध चाहूँ और फैलानी है। हाँ भाई ये भी सब जानते हैं कि फूल को खिलना भी है, अपनी सुगंध चारों ओर फैलानी है, बिल्कुल फैलानी है। और फैलाता रहता है, रोज खिलता है, रोज मुरझाता है। क्या करके? सुगंध फैला के, चाहू और फैला के, चारों ओर फैला के, किंतु शीघ्र ही मुरझा भी जाता है, मुरझा भी जाना है। ये फूल को पता है किंतु शीघ्र ही मुरझा भी जाना है मुझे शाम तक। वही दूसरी ओर कविता बिना मुरझाए, अब कविता ऐसा फूल है जो कभी मुरझाता नहीं, बिना मुरझाए अंदर बाहर इधर उधर इस घर उस घर भाव रूपी अपनी महक को सदैव बिखेरती रहती। भाव मतलब भावना, इमोशंस रूपी महक को सदैव बिखेरती रहती। कौन बिखेरती? अरे भाई कोई चिड़िया थोड़ी है कि बीज बोने वाला किसान है कि वो बिखेरता रहता है, नहीं, ये तो कविता है और ये अपनी भावना रूपी इमोशंस रूपी महक को सदैव बिखेरती रहती है। कभी कहना चाहता है, अब कौन कवि भी पता नहीं, अरे है पता भाई, बता देता हूँ। कुंवर नारायण है, कुंवर साहब हैं, और वो कहना चाहते हैं कि जिस भी वस्तु का जन्म हुआ है, भले ही वह पुष्प ही क्यों ना हो, वही इस धरती पर जिस भी वस्तु का जन्म हुआ है, भले ही वह पुष्प क्यों ना हो, उसे एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। ये तो सर्वमान सत्य। भाई कंकड़ पत्थर भी अगर पैदा हो गए, अब ज्वालामुखी से बन गए, तो नष्ट तो उन्हें भी होना है, एक दिन धूल उन्हें भी बनना है। तो भाई फिर जब निर्जीव वस्तुएं जो कुछ जिनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उनका कुछ बिगाड़ सकती है प्रकृति, तो फिर हम तो जीवित लोग हैं, हमारा तो बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। फूला को भी बिगाड़ सकती है, कौन बिगाड़ सकती है? प्रकृति। तो इसलिए भले ही जिस वस्तु का जन्म हुआ है यानी फूल खिला है, तो पक्का है कि वो तो मुरझा भी जाएगा, भले ही वो पुष्प क्यों ना, उसे एक दिन समाप्त होना है, मुरझा जाना है। किंतु कविता अविनाशी है, जिसका कभी नाश ना हो वह अविनाशी कहलाता है। जिसका विनाश ना हो, तो भैया कविता तो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। एक बार उसका सृजन होगा, एक बार बन गई, एक बार निर्माण हो गया, एक बार लिखी गई, तो सृजन होने के बाद वह युगों युगों तक बिना प्रभावहीन हुए, उसका प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता, इसका इफेक्ट हमेशा बना रहता है। युगों युगों तक बिना प्रभावहीन हुए अपनी बात की सुगंध को फैला सकती है। कौन फैला सकती है? यही तो तुलना है कि फूल क्या नहीं कर सकता, कविता क्या कर सकती है। तो फूल कभी सुगंध ज़्यादा देर तक नहीं फैला सकता, कि वो तो पैदा हुआ तो नष्ट होगा, समाप्त होगा, उसकी खुशबू बिखरना बंद, सुगंध फैलना बंद। लेकिन कविता एक बार अगर पैदा हो गई, सृजन हो गए, तो युगों युगों तक प्रभावहीन हुए बिना, प्रभाव अपना बंद किए बिना अपनी सुगंध को फैला सकती है। कविता की इस अनंत असीमित यात्रा का अनुमान एक नन्हा सा कोमल पुष्प भले कैसे जान सकता है, कैसे लगा सकता है? अरे भाई नहीं लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है? पुष्प नहीं लगा सकता है, और वो भी बेचारा नन्हा सा है, कोमल है। कविता तो बहुत बड़ी है, उसकी यात्रा तो अनंत है, अनंत यात्रा असीमित यात्रा है, मतलब जिसकी यात्रा की कोई सीमा ना हो, जिसका यात्रा का कोई अंत ना हो, वही अनंत है। तो भैया कविता की इस अनंत असीमित यात्रा का अनुमान एक नन्हा सा कोमल पुष्प के भला कैसे लगा सकता है? बिल्कुल वही नहीं लगा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य, कविता के अपार सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। बिल्कुल कविता के अपार सामर्थ्य, उसमें ह्यूज क्वांटिटी में कैपेबिलिटी है, कुछ भी कर सकती है। तो कविता की अपार सामर्थ्य, अपार शक्ति, अनंत शक्ति, असीमित शक्ति की बात की गई है, उसी का वर्णन किया गया है। बिल्कुल किया गया है, काव्य सौंदर्य का पहला पॉइंट। दूसरा, कविता और फूल की मनोरम तुलना की गई है। बिल्कुल सुंदर सुंदर तुलना की गई कविता और फूल की। कविता का प्रभाव चिरकाल तक स्थायी रहता है। अरे चिरकाल माने आगे के आने वाले भविष्य तक, तो चिरकाल में है तो भूतकाल में भी था, अरे पास्ट टाइम में था, प्रेजेंट टाइम में भी, फ्यूचर में भी रहेगा। इसी कहते चिरकाल तक स्थायी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है,
और अनुप्रास अलंकार भी दृष्टव्य है। अब इससे मत घबरा जाना भैया, अरे घबराओ मत भैया, ये दृष्टव्य मतलब है देखने को, देखने योग्य है या फिर देखने लायक है, दिखता है। अब भाई दिखता है मत लिखना, दृष्टव्य लिखना, थोड़ा अच्छे शब्दों में लिखना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों में तो जांचने वाले को लगता है बड़ा बच्चा होशियार है, समझदार है, साहित्य मर्मज्ञ है, साहित्य प्रेमी है, ये समझ के अच्छे नंबर दे देता है। इसलिए थोड़ा अच्छे शब्दों को लिखना चाहिए, कभी घटिया शब्दों से काम नहीं चलना चाहिए। जिस शब्द मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं घटिया नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे शब्द ही बोल रहा हूँ। चलिए, कविता का मानवीकरण हुआ है, बिल्कुल कविता में मानवीकरण अलंकार आया है। प्रसाद गुण है, तो अगर शब्द गुण प्रसाद है तो रस पक्का शांत होगा। तो सात रस और प्रसाद शब्द गुण दोनों विद्यमान है, दोनों का जोड़ा होता है, एक दूसरे के बिना दोनों नहीं चलते हैं। शांत कहता है चल भाई प्रसाद चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चलो कविता में घुसते हैं, घुस गए। लाक्षणिकता का प्रयोग दर्शनीय है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है जो कि दर्शनीय है। भाषा सरल, सहज, सरस। सरल बिल्कुल सिंपल, सहज जो सबको समझ में आ जाए, सरस बिल्कुल आनंद युक्त, खुशी से भरी हुई, जो आनंद दे वही सरस है। एवं अभिव्यक्ति में पूर्णता सक्षम है, और वो सरस, सहज, सरल अभिव्यक्ति में ये पूर्णता सक्षम है, पूर्णता ये इस अभिव्यक्ति को बता सकती है, उसमें केपेबल है। ज्ञेय ना होते हुए भी बहाने, जाने माने जैसे तुकान शब्दों से कविता प्रभावी बन पड़ी है। अब ये बहाने, जाने माने जैसे शब्दों से ये कविता प्रभावी बन पड़ी है। तो ये वीडियो रहा, अब धन्यवाद, देखिएगा जरूर, बोर मत होना। अरे भाई बोर मत होना, आपका ये जो शिक्षक है ये कह रहा है कि भाई इस वीडियो को जरूर देख लेना और साथ में सब्सक्राइब कर लेना और इधर उधर फैला भी देना। फैला देना मतलब बिखेर मत देना, ये कविता की तरह, फैला देना मतलब शेयर कर देना। चलो ठीक है, धन्यवाद।